प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा विज्ञान विषय की कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षाएं आप सभी विद्यार्थियों को लगभग 1 महीने से उपलब्ध करा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी घर पर रह करके और अपना अध्ययन क्रम जारी रख रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं कोई डाउट हो तो उसे क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कल पादपों में परिवहन के बारे में बता रहा था, जाइलम के बारे में मैंने आपको कल बताया था, वाष्पोत्सर्जन के बारे में मैंने आपको कल बताया था। आज मैं आपको भोजन तथा दूसरे जो अन्य पदार्थ हैं उनका किस तरह से स्थानांतरण होता है इसके बारे में बताऊंगा। अब तक हम पादपों में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। भाई, जल और खनिज लवण किस तरह से स्थानांतरण की क्रिया करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी जैसे प्रकाश संश्लेषण की बात यदि हम लाएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के परिणाम स्वरूप किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित के द्वारा क्रिया करके किस तरह से ग्लूकोज भोजन बनता है, जल और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इन उपापचयी क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि ये बना हुआ पत्ती में जो भोजन है वो पादप के अन्य भागों तक कैसे जाता है। प्रकाश संश्लेषण में मिले उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। संवहन ऊतक का जो होता है फ्लोएम उस भाग के द्वारा, जल तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है और बनने वाला जो भोजन होता है वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आज आपको मैं भोजन तथा अन्य जो भी दूसरे पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण कैसे होता है इसके बारे में लिखवाऊंगा। तो अपन देखेंगे कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला उत्पाद, जिसको हम क्या कहते हैं, भोजन बनाना कहते हैं पत्तियों का, वो उत्पाद क्या करता है, पादप के अन्य भागों तक उत्पाद पादप के अन्य भागों तक, यानी पादप के जो दूसरे भाग हैं उन भागों तक कैसे पहुंचते हैं। स्थानांतरण संवहन ऊतक के स्थानांतरण संवहन ऊतक, और संवहन ऊतक का नाम लिख दीजिए यहीं पर, फ्लोएम के माध्यम या द्वारा। इसके माध्यम से होता है भाई, फ्लोएम के माध्यम से होता है। ध्यान रखो, जाइलम तो जल पहुंचाता है, जाइलम क्या पहुंचाता है, जाइलम तो जल पहुंचाता है और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पत्तियों में बनने वाले भोजन के साथ साथ अमीनो अम्ल आदि को भी पादप के अन्य भागों तक परिवहन करने का काम करता है। तो फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा दूसरे अन्य दो, फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा, फ्लोएम तो अमीनो अम्ल जाता है और अमीनो अम्ल के साथ साथ क्या जाता है, अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन तो करता ही है।
ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंग से लेकर फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले भागों में ले जाए जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं कि ये पदार्थ विशेष रूप से कहाँ जाता है? जड़ों में जाएगा। अब कहाँ से आएगा? भंडारण अंगों में जाएगा, फलों में जाएगा, बीजों में जाएगा, वृद्धि वाले अंगों में जाया जाता है। तो कहाँ पत्ती से विशेष रूप से जड़ों में, फिर आगे लिख दो फलों में, लिख दो बीजों में, लिख दो फलों में लिख दिया हमने, बीजों में लिख दिया, तथा वृद्धि वाले भागों में ले जाया जाता है। तथा पादप के जो वृद्धि वाले भाग हैं उनमें ले जाया जाता है। ये भी किसके द्वारा होता है? सारी क्रिया, ये सारी की सारी जो क्रिया है ना वो जाइलम के द्वारा, जल की जैसे फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों, पात्र में भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है पता है? संलग्न स्थायी कोशिका की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? संलग्न स्थायी कोशिका की सहायता से होता है। संलग्न स्थायी कोशिका की सहायता से होता है। पादप का जो बाहर का भाग होता है, जैसे मान लीजिए मैं बताऊं आपको, ये पादप के जड़ वाला भाग हो गया, और यहां अपन इसको इस पादप का ये जो भाग है बाहर का, यहाँ पर हमको इस तरह के बल संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी इसको अपन इसका वल्कला बोल देते हैं, चीड़ा बोल देते हैं, जैसे बाहर की त्वचा बोल देते हैं ऊपरी। इस त्वचा में ही यहाँ पर फ्लोएम ऊतक लगा हुआ रहता है। यहाँ जो खाद्य पदार्थ और अन्य चीजों का क्या करता है? संवहन करने का काम करता है। कहाँ से? ये जैसे पादप पत्तियों वाले भाग है, पत्तियों वाले भाग से इसी भाग के ऊपर जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा यहाँ से किसी पादप की त्वचा इस तरह से कट जाती है, देखा होगा आपने? जब इस तरह से पादप की त्वचा कट जाती है तो इस स्थान पे एक बड़ा सा कुंभ सा निकल जाता है। क्यों? ऊपर से आने वाला खाद्य पदार्थ भाग है ना, यहीं आगे तो क्या आ गया? स्तंभ फूट गया है, तो यहीं पर क्या होने लग जाएगा? मोटा होने लग जाता है। इससे कई बार मस्तानी बूंदें भी निकल जाती है, जड़ें भी निकल जाती है, ऐसे स्थान। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, पादपों में भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न स्थायी कोशिका की सहायता से किया जाता है। अब ये स्थायी कोशिका किससे जुड़ी रहती है? चालनी नलिका में ऊपरी मुखी होती है और अधोमुखी दोनों दिशाओं में इसके द्वारा होता है। तो किसके स्थायी कोशिकाओं की सहायता से? चालनी नलिका में लिखूंगा,
और ऊपरी मुखी दोनों दिशाओं में कहाँ किधर होता है भाई? अधोमुखी भी होता है और ऊपरी मुखी भी होता है, दोनों दिशाओं में चलता है। अधोमुखी मानी तो नीचे की और अधो मानी नीचे होता है, संस्कृत शब्द है ये, नीचे की और ऊपर अधो। पादप में जो पादप का फ्लोएम भाग है ऊर्जा द्वारा कार्य पूर्ण करता है। पादप का ये भाग है ना, इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के द्वारा ये कार्य पूरा करता है। हाँ भाई देखिए, आपने इसको लिख लिया हो तो ठीक है, मैं इसका स्क्रीन या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं मैं इसको बिठाऊंगा भाई, लिख लें जल्दी, मैं बिठा रहा हूँ इसे। यानी पादप का जो भाग है ना, ऊर्जा के द्वारा इस कार्य को क्या कर पाता है, ये संपन्न कर पाता है। तो कैसे लिखेंगे कि पादप का फ्लोएम भाग ऊर्जा द्वारा कार्य पूर्ण करता है। पादप का ये फ्लोएम भाग ऊर्जा द्वारा कार्य को पूर्ण करता है। क्या करता है? ऊर्जा के द्वारा कार्य को क्या कर देता है, पूर्ण करता है। क्योंकि बिना ऊर्जा के तो कोई कार्य होता ही नहीं है। हमें भी भोजन करना पड़ता है, भोजन के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, तब हम क्या कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। वैसे ही सारे पेड़ पौधे भी बिना ऊर्जा के कोई कार्य नहीं करते। जैसे बसंत का महीना आपने देखा होगा कि बसंत के महीने में क्या होता है, तनों और जड़ों में, ऊतकों में जो भंडारित शर्करा होती है ना, उसका स्थानांतरण कलिकाओं के रूप में हो जाता है, या नई कॉम्प्लेक्स जो निकलती है ना, वो पादप के द्वारा भोजन इकट्ठे किए हुए के द्वारा होती है। आपने देखा होगा बसंत से पहले लगभग है ना, बसंत के महीने में कॉम्प्लेक्स निकलती है, इससे पहले सारे पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, कोई भी कलिका नहीं रहती है ना। तो उस समय जो भंडारित किया हुआ भोजन होता है ना, वो भंडारित किया हुआ भोजन पादप में कलिका निकालने के काम में आता है। तो अपने ये लिख देंगे कि जैसे बसंत के महीने में क्या होता है, बसंत के महीने में तनों और जड़ों में, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि जैसे बसंत के महीने में तनों और जड़ों, पादप के तना भाग और पादप के जड़ भाग, और ये जड़ भाग के द्वारा जो भी क्या है, जड़ों में, ऊतकों में जो भंडारित शर्करा होती है, तनों और जड़ों के दो ऊतकों में भंडारित क्या शर्करा, शर्करा ग्लूकोज का रूप हो गया, कार्बोहाइड्रेट का रूप में, कार्बोहाइड्रेट वाली एक तरह से क्या मान लीजिए ऊर्जा। स्थानांतरण कलिकाओं के रूप होते हैं, शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में हो जाता है, कलिकाओं में। आगे के पॉइंट में लिखने हैं, जब इतनी बार को हम देख चुके हैं कि भाई किस तरह से बसंत के महीने में आता है, तो इस तरह से पादप अपना करता है।
अब आप जान चुके होंगे कि जाइलम के द्वारा किस तरह से जल का संवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा किस तरह से, और जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस बात को भी हम जान चुके हैं। यहाँ पर आपका ये पॉइंट समाप्त हो गया है कि किस तरह से पादपों में स्थानांतरण खाद्य पदार्थों का होता है। इसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चन आ गए हैं और क्वेश्चनों में आपके आया है, पहला प्रश्न आ गया, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। वैसे तो ये प्रश्न मैं आपको किताब के माध्यम से जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें करवा चुका हूँ। हम जानते हैं कि मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हृदय का नाम ले लीजिए। हृदय में रक्त को ले जाने के लिए धमनियाँ, रक्त को लाने के लिए सिराएँ और छोटी छोटी केशिकाएँ, और उनमें सब में तरल संयोजित रुधिर का प्रमुख कार्य होता है। तो आप चाहो तो मैं आपको प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ करवा देता हूँ, उसके बाद में आपका उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं और इन घटकों के क्या क्या कार्य हैं। अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तथा इनका क्या कार्य है। हमने इस बात को पढ़ दिया कि मानव तंत्र के प्रमुख घटकों में पहला अपन ले लेते हैं हृदय। मैंने आपको हृदय के बारे में बताया था कि ये हमारा एक पेशी अंग है जो हमारे बाईं और हृदय में, बाईं और वक्षस्थल में 2/3 थोड़ा तिरछा मुट्ठी के आकार का होता है। 12 सेंटीमीटर लंबाई में, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई में, 6 सेंटीमीटर मोटाई में इसकी नाप होती है लगभग। प्रतिदिन ये लगभग 8000 लीटर रुधिर पंपिंग करने का कार्य करता है। इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर भरता है और दायां निलय अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में भेजता है, जबकि बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर भरता है और बायां निलय शुद्ध रुधिर को शरीर के समस्त भागों में भेजने का काम करता है। ये बात को मैं आपको हृदय पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। आज तो अपन मात्र हृदय के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि ये मानव शरीर का एक पेशी अंग है जो पंपिंग स्टेशन का कार्य करता है। लिख लेंगे अपन कि मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटकों कौन कौन से आ जाएंगे। नंबर 1 तो हृदय, हृदय के पश्चात धमनियां, धमनियों के पश्चात केशिकाएं, सिराएं, नंबर 3 पर केशिकाएं और केशिकाएं के पश्चात नंबर 4 पर आप रक्त को लिख लीजिए। और अभी चारों का वर्णन कर दीजिए। सबसे पहले अपने हृदय का वर्णन कर रहे हैं। देखिए हृदय क्या है। हृदय के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारा हृदय पेशी अंग है और मानव शरीर में एक पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। हमारा हृदय एक पेशीय अंग है जो पंपिंग
स्टेशन की भांति कार्य करता है। भाई गुर्दे को पंपिंग करने का काम करता है, तो पंपिंग स्टेशन ही तो हुआ। और ये क्या करता है इस कार्य में? शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या नाम से जो भी ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थों का रस, ये सब इसमें मिला होता है, उसको भेजने का कार्य करता है। तो हमारे हृदय पेशियां में जो पंपिंग स्टेशन की भांति कार्य करता है, शरीर के समस्त या विभिन्न अंगों में किसको पहुंचाने में? रक्त, ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों के अंगों की कोशिकाओं में O2 व अन्य पदार्थों को पहुंचाने का धमनियां आपको पता होगा, धमनियां क्या करती है? धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है। ये मोटी भित्ति वाली होती है, हृदय से रक्त को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बस ठीक है, इतना सा है तो कि धमनियां शरीर में गहराई पर पाई जाती है। ये मोटी भित्ति होती है, लचीली नलिकाएं हैं, मोटी भित्ति युक्त लचीली नलिकाएं हैं, मोटी भित्ति युक्त लचीली नलिकाएं हैं। इनमें कपाट नहीं होते, ये हृदय से शुद्ध O2 युक्त हृदय को शरीर की समस्त कोशिकाओं का और उसके बाद आप सिराएं लिख लीजिए नंबर 3 पर। सिराओं का प्रमुख कार्य क्या है? ये शरीर के तमाम उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन्हें वापस कहाँ लाती है? अंगों से इकट्ठा किया और हृदय में ला करके डाल देती है। तो ये पतली भित्ति वाली होती है। कैसी होती है? सिराएं पतली भित्ति वाली नलिकाएं हैं जो शरीर के ऊपरी भागों को शरीर में ऊपरी त्वचा के नीचे
एकत्रित करते हैं। हृदय के दाएं आधे में पहुंचती हैं। ये कार्य इसका हो गया। अब एक और रह गया आपका केशिकाएं। यहाँ इसको यदि आपने लिख लिया हो तो ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ और से केशिकाएं और रक्त तंत्र से 2 पॉइंट है आपके, लिख लिया होगा तो आपने, तो मैं आपके हृदय को मिटा देता हूँ यहाँ से। केशिकाएं लिख दो। ये अत्यधिक पतली और क्या नाम से बिल्कुल छोटी छोटी संकीर्ण वाहिकाएं होती हैं। ये अत्यधिक पतली तथा संकीर्ण, संकीर्ण मतलब सिकुड़ी हुई नलिकाएं होती हैं। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये किस तरह से संकीर्ण नलिकाएं होती हैं, जो धमनी और शिराओं के उत्तरोत्तर क्या होते चले जाने पर, डिवाइड होते चले जाने पर क्या होती है, बनती चली जाती है। इनका प्रमुख कार्य क्या है, धमनी और शिराओं से जुड़ा होना होता है। और ये उत्तरोत्तर इतनी छोटी हो जाती हैं जैसे धागे सदृश संरचनाएं बन जाती हैं और प्रत्येक कोशिका तक रक्त को विसरण क्रिया द्वारा पहुँचाने में सहायता करती हैं। तो अपने क्या लिख देंगे कि धमनियों को और शिराओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। जो धमनी और शिराओं को जोड़ने का यानी उनसे जुड़ी रहती हैं। और अंत में जो रक्त अभियान में रक्त शरीर तक, रक्त का क्या कार्य है, शरीर का तापमान बनाए रखना, परिवहन करना, है ना, और बाहरी लोगों से हमारी रक्षा करना, कहीं पर ये धमनी शिराएं किसी टूट जाए तो पता नहीं कार्य करना, ये सब किसके कार्यों में आता है, रक्त के कार्य में आता है। क्योंकि रक्त क्या है, रक्त एक तरह से संयोजी ऊतक है। ये लिखेंगे अपन, इसके बारे में लिखेंगे, रक्त के बारे में लिखेंगे। रक्त एक संयोजी ऊतक है। समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। तो तरलिंग संयोजी क्या है भाई, तरलिंग संयोजी ऊतक है। ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक हो गया जो भोजन, ऑक्सीजन, लवण आदि हार्मोन अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है। जो किन चीजों को लेकर के जाता है, अभी आपको गिनाया है किन किन चीजों को लेकर के गया है। हम लिख सकते हैं इसमें भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थ। जो भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ,
WBC तथा ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, ब्लड प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, इसी प्रकार से हम जानते हैं प्लेटलेट्स का कार्य 10 दिन होता है जीवन काल, है ना। तो इस तरह से ही हमारे शरीर में क्या करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है। ये तो हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 आ गया आपका, इसे आप लिख लें। प्रश्न नंबर 2 में आपका आ गया है कि स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों जरूरी होता है। देखिए मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी है। हाँ भाई, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ भैया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन लिख लेंगे स्तनधारी और पक्षियों में स्तनधारी और पक्षियों में ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना, ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। इस उत्तर का आप लिख दो। देखो स्तनधारी और पक्षियों में क्या होता है, 4 कोष्ठकों वाला हृदय होता है। क्या होता है इनमें, 4 कोष्ठकों वाला हृदय होता है और हृदय से एक चक्र में रुधिर 2 बार गुजरता है। ये विशेष बात ध्यान रखना, स्तनधारियों के और पक्षियों में क्या होता है, इनमें 4 कोष्ठकों वाला हृदय होता है और एक चक्र में हृदय से 2 बार रुधिर गुजरता है। इसका तात्पर्य है कि इनके अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो क्या लिख देंगे अपन कि स्तनधारी और पक्षियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका तात्पर्य आप जान ही गए होंगे कि अर्थात एक चक्र में हृदय से, एक चक्र में हृदय से 2 बार रुधिर गुजरता है। तो इसी को लिख दो पहला पॉइंट बना करके, स्तनधारी और पक्षियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात एक चक्र में हृदय से रुधिर 2 बार गुजरता है। हृदय से कितनी बार गुजरता है, एक चक्र में हृदय से रुधिर 2 बार गुजरता है। आगे लिख दो, स्तनधारी और पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा हुआ होता है।
स्तनधारी तथा स्तनधारी का मतलब तो आप जानते ही हो। स्तनधारी का तात्पर्य होता है जो अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए जिनके शरीर पर दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। अर्थात जो अपने शिशुओं को दूध पिलाने के लिए शरीर पर दुग्ध ग्रंथियों को धारण करता है उन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी तथा पक्षियों का हृदय 4 कोष्ठकों वाला होता है। अब आप जानेंगे तो 4 कोष्ठक कौन कौन से हुए? 2 आलिंद हुए और 2 नीले। तो 2 आलिंद और 2 नीले लिख देंगे। 2 आलिंद पाए जाते हैं, 2 नीले। इन 4 कोष्ठकों में आपको पता होगा कि बायां भाग होता है वो दही हृदय कहलाता है। बायां भाग तो दही, क्योंकि ये तो सारा शरीर में रक्त भेजने का काम करता है। दायां है जो आपको पता होगा क्या लेकर के आता है, ये अशुद्ध रुधिर को लेकर के आता है इसमें यहाँ। तो ये पल्मोनरी हृदय कहलाता है। कहाँ भेजने का काम करता है? फेफड़ों में रुधिर को भेजने का काम करता है। ये हृदय में यहाँ से क्या भेजने का काम करता है? शरीर में भेजने का। तो इसको तो दही हृदय कहते हैं। अपन लिख देंगे कि बायां दैहिक हृदय कहलाता है। जबकि दायां भाग पल्मोनरी हृदय कहलाता है। पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ों में भेजने वाला। क्या कहलाता है? पल्मोनरी हृदय कहलाता है। दाएं और बाएं दोनों हो गया। अब आपको इस बात का पता होगा कि बाएं भाग में तो शुद्ध रुधिर होता है, दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर होता है। अर्थात बाएं भाग में शुद्ध ऊर्ध्वयुक्त रुधिर होता है, जबकि दाएं भाग में अशुद्ध शिवरुधिर होता है। ठीक है, हाँ भाई आगे देख लो। बायां और अशुद्ध, दायां अशुद्ध होगा। शुद्ध रुधिर को क्या करते हैं? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और अशुद्ध रुधिर को विभिन्न भागों से फेफड़ों में लाया जाता है। ओटो और शिवयुक्त रुधिर को दोनों को अलग अलग होने के लिए ऊतकों में वितरण करने का कार्य भी इसी के द्वारा होता है। स्तनधारी पक्षियों को शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लास्ट पॉइंट लिख लें आप इसका कि स्तनधारियों और पक्षियों को अपने शरीर का तापमान
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः O2 व CO2 युक्त रुधिर को अलग रखना आवश्यक है। ठीक है भैया, आज मैं इतना ही कराऊंगा। आप इसे लिख नहीं पाए हैं तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। धन्यवाद।